नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मीनाक्षी और नेहा, हम तीनों हाजिर हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे। कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री की बैठक में क्या कुछ हुआ वो भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से अब रास्ता साफ हो गया है मजदूरों और छात्रों के घर वापसी का। लेकिन नेहा, जो सबसे पहली खबर हम बताने जा रहे हैं, इंसान और बाघ की मुठभेड़, आमना सामना, एनकाउंटर। ऐसा दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब सीमाएं दरअसल बढ़ गई हैं इन जानवरों की, क्योंकि इंसान नजर नहीं आ रहे। ऐसे में ये जानवर प्रवेश कर रहे हैं शहरों का और रुख कर रहे हैं उन शहरों का जहां पर अब सड़कों पर कोई नहीं है। कोरोना और आफत के बीच बाघ के हमले की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। गांव में घुसा एक बाघ ट्रैक्टर पर चढ़ गया। इंसान और बाघ के बीच की दूरी सिर्फ 2 कदम की थी। बाघ के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। बाघ को पकड़ने के दौरान जब उसे डंडा दिखाया गया तो उसने पंजे से डंडे को तोड़ दिया। ये तस्वीरें पीलीभीत से आई हैं। बाघ के हमले में 2 लोग बाल बाल बच गए। अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंजर कितना खौफनाक होगा कि जब आमना सामना बाघ और इंसान के बीच हो जाए और इंसान के हाथ में महज एक डंडा था, उस डंडे को भी बाघ ने तोड़ दिया। और देखिए किस तरह से अपनी जान बचाकर भागता हुआ इंसान। बाघ के हमले का यह हैरान करने वाला वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आया है, जहां पर जिस किसी ने भी देखा इस मंजर को वो खौफ से भर गया। तो सिर्फ एक चुनौती नहीं है कोरोना संक्रमण की, दूसरी तरह की चुनौती तस्वीरों में दिखाई दे रही है, वो है जंगली जानवरों से निपटने की। और पीलीभीत के इस गांव में ऐसा ही हुआ जब अचानक से ये बाघ इस गांव में घुस आया और उसके बाद डंडे की ताकत के आगे भी इंसान नहीं टिक सका। लॉकडाउन के बीच आज पहली बार पटरी पर पैसेंजर ट्रेन दौड़ी। उम्मीदों की ये ट्रेन सैकड़ों मजदूरों को उनके घर की तरफ ले जा रही है। वाकई मजदूर दिवस पर मजदूरों के लिए इससे बड़ा तोहफा श्वेता क्या हो सकता है? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। जब ऐसे में लंबे टाइम से, ये तो लॉकडाउन 2 अब खत्म होने वाला है, लॉकडाउन 1 से ही मजदूर बार बार ये गुहार लगा रहे थे अपने अपने राज्यों से, सरकारों से कि हमें वापस ले आया जाए। ऐसे में ये स्पेशल ट्रेन अब तेलंगाना से झारखंड जा रही है और अभी चूंकि ये रास्ते में ही है, आपको बता दें कि हटिया ये जाएगी तेलंगाना से। और ट्रेन में आज मजदूरों को केरल से उड़ीसा के लिए रवाना भी किया गया है और ये हटिया जाएगी झारखंड के। एक लंबा इंतजार, लेकिन लोगों में काफी खुशी, मजदूरों में नेहा काफी खुशी। बिल्कुल, और आज तक ये अपील दरअसल है कि ट्रेन चलने की खबर सुनकर कोई भी स्टेशन की तरफ एक भीड़ की तरह जमा ना हो जाए, क्योंकि स्पेशल ट्रेन पहले से तय प्लान के मुताबिक चल रही है। सामान्य तौर पर ट्रेनों के चलने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है बाकी राज्यों में या फिर किसी भी और रूट्स पर। ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि पटरी पर दौड़ती उम्मीदें हैं। उम्मीदें घर लौटने की, उम्मीद अपने परिवार तक पहुंचने की। लॉकडाउन लागू होने के बाद ये पहली पैसेंजर ट्रेन है जो अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन में बैठा हर शख्स करीब महीने भर बाद अपने घर जा पा रहा है। इस ट्रेन का इनको बेसब्री से इंतजार था, वो इन्हें लेकर रवाना हो गई है। ये स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से झारखंड के हटिया की ओर जा रही है। ट्रेन सुबह 5 बजे रवाना हुई। तालियों के साथ ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। रेलवे के अधिकारी, पुलिस, हर महकमे की मेहनत और तालमेल की वजह से ही बिना किसी हल्ला, हंगामे और भीड़ के बेहद आराम से ट्रेन रवाना हुई। तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से ट्रेन झारखंड के हटिया तक जाएगी। ट्रेन आज रात 11 बजे तक हटिया पहुंचेगी। करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय किया जाएगा। ट्रेन में 1200 से 1300 मजदूर हैं। ट्रेन में 24 कोच हैं। हर कोच में 56 यात्री है। ट्रेन रास्ते में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम भी ट्रेन में किया गया है। इसमें गाड़ी में अभी 1300 लोग हैं।
1300 लोग है गाड़ी में। गाड़ी में 1300। तो आपको कैसे पता चला आपको इस ट्रेन में बैठना है? ट्रेन में बैठना है मतलब वहाँ से हम लोग बस से आया, कहाँ से? जहाँ हम लोग काम चल रहा था हाँ। IIT हाँ, हैदराबाद, अच्छा। वहाँ से बस से आया। मजदूरों को ट्रेन से भेजने से पहले पूरी एहतियात बरती गई, सबकी स्क्रीनिंग की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। मजदूरों को 56 बसों से रेलवे स्टेशन लाया गया। तेलंगाना सरकार की अपील पर यह ट्रेन चलाई गई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई राज्य दूसरे राज्यों से लोगों को लाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। बिहार सरकार 25 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाने के लिए केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर चुकी है। ऐसी ही मांग पंजाब, कर्नाटक सरकार ने भी की है। इसमें भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो ट्रेनों को चलाने की विशेष व्यवस्था करे, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं जो अपने घर आना चाहते हैं उनकी व्यवस्था की जा सके। और बिहार सरकार ने अपने राज्य में उसकी पूरी व्यवस्था की, हम उनका स्वागत करेंगे। झारखंड और तेलंगाना सरकार की सहमति और रेलवे मंत्रालय के साथ तालमेल की वजह से इस ट्रेन का चलना संभव हो पाया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि अभी एक मात्र स्पेशल ट्रेन है, बाकी ट्रेन चलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन चलने की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। दिल्ली से मिलन शर्मा, मुंबई से साहिल जोशी, हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो दरअसल तेलंगाना से ये ट्रेन निकली है और झारखंड में इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लंबा वक्त था जब मजदूर इंतजार कर रहे थे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। हटिया रेलवे स्टेशन पर जब मजदूर पहुंचेंगे तो उन्हें बस के माध्यम से अलग अलग जगह भेजा जाएगा। मीनाक्षी, दरअसल ये मजदूर पहले क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे, क्योंकि ये रहना जरूरी भी है, और उसके बाद ही इन्हें घर भेजा जाएगा। स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है और भारी पुलिस बल भी श्वेता वहां पर तैनात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एहतियात प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से फॉलो करने के लिए कहा गया है, उसका ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। बिल्कुल, और मजदूरों को लाने ले जाने को लेकर गाइडलाइंस का पालन यहाँ किया जा रहा है, जो हमें देखने को भी मिल रहा है। और माना जा रहा है कि ये ट्रेन एक मॉडल साबित होगी बाकी राज्यों के लिए भी, क्योंकि आपको बता दें गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद बाकी राज्य भी अब मांग कर रहे हैं स्पेशल ट्रेन की। तैयारी है। 1200 माइग्रेंट लेबर्स जो है वो आ रहे हैं, उनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा, इन तमाम तैयारियों को पूरी कर ली गई है। देखिए, इसमें कहाँ इनको क्वारंटाइन किया जाएगा अलग अलग जिलों में, उसकी मुझे पुख्ता जानकारी तो नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा भी मेन टास्क यही है कि जो लोग ट्रेन से उतरें वो सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से अपने अपने बस पर चले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा मिक्स ना हो और किसी में कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी तरह का कोई आपाधापी ना मचे। उसके लिए बैरिकेडिंग किया जा रहा है, सर्कल्स बनाए जाएंगे, फोर्स डिप्लॉयमेंट होगी, लगातार बेल हेलर और गाड़ी द्वारा माइकिंग की जाएगी, ताकि हम लोग स्मूथली इनको अपने बसों तक पहुंचा पाएं। टेंटेटिव अराइवल कितने बजे का है? अभी तक 11 बजे का आया है, लेकिन टाइम बदल भी सकता है। ट्रेन का शेड्यूल है 11 बजे के आसपास का, रात का। जी, रात को 11 बजे। और आपको बता दें कि अलग अलग यानी कि दूसरे राज्य चाहे कि राजस्थान हो या फिर पंजाब हो या फिर और भी बिहार, दूसरे राज्यों ने भी अपील की है, वो भी केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। तो 2 राज्यों से स्पेशल ट्रेन अपनी मंजिल की ओर जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाकी राज्यों के लिए भी ये ट्रेन चलाई जाएगी? ये एक नेहा बड़ा सवाल। बिल्कुल बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं और जो वहां पर स्थिति है वो अलग है। इस पर रेलवे ने ये सफाई दी है। उनका ये कहना है कि उन्हें कई राज्य सरकारों से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अर्जी मिली है, लेकिन अभी सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है। मीनाक्षी, और इस पर अभी तक रेलवे ने हालांकि कोई फैसला नहीं लिया है कि आगे मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेन चलाने को लेकर कोई मेगा प्लान होगा या नहीं होगा। लेकिन जो ये कदम उठाया गया है हटिया तक ट्रेन चलाने का, इसे एक मॉडल के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। तो एक तरफ मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों को भी निकाला जाना जरूरी है। दिल्ली सरकार भी कोटा से छात्रों को लाने के लिए 40 बसें भेज रही है। बिल्कुल, और आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि काफ़ी समय से उन्हें टाट करके छात्र गुहार लगा रहे थे कि दिल्ली उन्हें लाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए थे, जब हम इंतजार कर रहे थे केंद्र सरकार की मंजूरी का, उनकी तरफ से हरी झंडी का। जैसे ही उनकी तरफ से हरी झंडी मिली है, अब 40 बसेस रवाना हो गई हैं दिल्ली से कोटा के लिए, और वहां से तमाम ये बस छात्रों के साथ कल दिल्ली नेहा आ जाएगी।
और सिर्फ मामला ये कोटा का नहीं है, दरअसल मीनाक्षी और श्वेता, ये देश भर में ऐसे कई छात्र हैं जो अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं। उनका क्या होगा? क्या वाकई हमारे पास पर्याप्त रूप से बसेस मौजूद हैं जो इन छात्रों को अपने घर तक पहुंचा पाएंगी? तो एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी बानगी पंजाब में देखने को मिली। वहां का रुख करेंगे क्योंकि पंजाब के नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की लगातार हो रही पुष्टि से सरकार सख्ते में आ गई है, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन बसों में किया गया, ना मास्क लगाया गया, किसी तरह का एहतियात यहां पर नहीं बरता गया। मीनाक्षी, पंजाब सरकार ने दरअसल श्रद्धालुओं की घर वापसी का इंतजाम तो किया, लेकिन उनकी जांच में जो सतर्कता होनी चाहिए थी श्वेता, उससे वो चूक। बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है मीनाक्षी कि महाराष्ट्र में जबकि सबसे ज्यादा केसेस वहां सामने आए थे और वहीं से ये 148 श्रद्धालु आ रहे थे, ऐसे में जब पंजाब सरकार ने इतने अच्छे से इनिशिएटिव लेकर के उनको वापस बुलाया भी, तो कम से कम स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, टेस्ट होना चाहिए था। उन सभी को बिना टेस्ट बिना स्क्रीनिंग के अपने घर भेज दिया। पंजाब में कोरोना वायरस का विस्फोट। नांदेड़ से आए तीर्थयात्री तबाही लाए। एक गलती पंजाब पर पड़ी भारी। बसों में भरकर श्रद्धालुओं को लाने का पंजाब सरकार का प्लान तबाही की वजह बन गया है। नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे से आए श्रद्धालुओं में एक के बाद एक कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है। आंकड़ा खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पंजाब के जो श्रद्धालु नांदेड़ साहिब से लौटे हैं, उनके मीटर की बात करें तो 100 की तादाद में ये श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में रिजल्ट अवेटेड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं के जत्थे ने पंजाब को गंभीर कोरोना संकट में धकेल दिया है। ये क्यों और कैसे हुआ, इसका सिलसिला भी समझ लीजिए। पंजाब सरकार ने नांदेड़ से करीब 3700 श्रद्धालुओं को वापस बुलाया। वापस आए श्रद्धालुओं में से 148 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर में 76, लुधियाना में 38 और मोहाली में 10 पॉजिटिव निकले। पंजाब में पहली बार मरीजों की संख्या एक दिन में 100 के पार चली गई। 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जांच होना अभी बाकी है। अभी तो हाले सैंपल हमारे शाम तक और आएंगे। 4000 कुछ लोग वो वहाँ से आए हैं, 2500 लोग हमारे राजस्थान से, हरियाणा से आए हैं। वो सबका हम टेस्ट कर रहे हैं। आपको 3 दिन में 4 दिन में पिक्चर साफ हो जाएगी कितने लोग वहाँ से जो आए इन्फेक्टेड हैं। लेकिन वो हमारे पंजाब के, हम उनका इलाज भी करेंगे, उनका हर तरह का बंदोबस्त करेंगे। जाहिर है पंजाब में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या अभी और बढ़ सकती है और पंजाब सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे श्रद्धालुओं को लाने पर पंजाब में जमकर राजनीति हुई। राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त होड़ भी मची, लेकिन इस दौड़ में सरकार मुस्तैदी से जांच कराना और क्वारंटीन में रखने की जरूरत भूल गई। अब ये भूल भारी पड़ रही है। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। दिल्ली में लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सब्जी मंडियों को खोला गया, लेकिन ये फैसला भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में कोरोना को लेकर जो केसेस सामने आए, 15 केस सामने आए और ऐसे में कारोबारियों में अब इसे लेकर श्वेता हड़कंप है। बिल्कुल मीनाक्षी, और बात यह है कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं और ऐसे में काफी सतर्क भी हैं अरविंद केजरीवाल। लॉकडाउन, फिर रेड जोन, फिर सील किया गया कई जगहों को, लेकिन सब्जी मंडी इसलिए खोली गई ताकि लोगों को उनकी जरूरतों की चीजें मिलती रहे, साग सब्जी मिलती रहे। लेकिन यहां पर अब यहीं से कह लीजिए कि कोरोना विस्फोट हो गया है दूसरा। मरकज के बाद ये दूसरा विस्फोट यहां देखने को मिल रहा है। 11 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं यहां पर ओखला सब्जी मंडी से और 2 दिनों के लिए अब इसे बंद कर दिया गया है ताकि वहां सैनिटाइजेशन का काम हो सके। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी धीरे धीरे कोरोना वाली मंडी बनती जा रही है। एक के बाद एक इस मंडी से कोरोना का कनेक्शन जुड़ रहा है और प्रशासन के पसीने छूट रही हैं। 21 अप्रैल को आजादपुर मंडी के सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हुई। 25 अप्रैल को 6 कोरोना से संक्रमित हुए। 29 अप्रैल को 5 कोरोना पॉजिटिव केस निकले और 30 अप्रैल को 4 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 15 पहुंच गई। 15 लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव आया है, जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को सूचित किया है
और उसके बाद हमने उनकी दुकानों को सैनिटाइज करा के उनकी दुकानें सीज कर दी हैं। करीब 46 लोगों को क्वारंटीन किया गया है जो उनकी दुकानों पर काम करते थे। आजादपुर मंडी का कोरोना कनेक्शन राजस्थान के अलवर तक पहुंचा है। अलवर में सब्जी की खेती करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो पेमेंट लेने आजादपुर मंडी जाता था। इस शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसके परिवार को क्वारंटीन किया गया है। उसके घर से 3 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सब्जियों की खेती करने वाले यूपी से 700 से अधिक लोगों और उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। जैनपुरा गांव में कर्फ्यू लगाया जाएगा और यहाँ पर जितने भी लोग और वाहन उनका जो आवागमन है उसको पूरी तरह से सख्ती से देखा जाएगा। जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी सख्ती से पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया जाएगा। सब्जी मंडियों का कोरोना कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। बहादुरगढ़ और झज्जर में सब्जियों की खरीद फरोख्त का काम करने वाले दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर में संक्रमित हुए 9 लोग बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। वहीं झज्जर मंडी का एक आढ़ती और एक मजदूर भी संक्रमित मिला है। 10 नए केस में 7 मामलों का भी सीधा संबंध सब्जी मंडी से ही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अलवर से संतोष शर्मा और झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया। नेहा मीनाक्षी, जो अक्सर वहां से लोग आ जा रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि ई रिक्शा या तमाम तरह की चीजें वहां पर रोज की तरह ही चल रही हैं, जैसे कि लॉकडाउन वहां पर हुआ ही ना हो। तस्वीरें भी हमने आपको कल दिखाई थी। और आजादपुर मंडी का हाल देखते हुए दिल्ली के अब ओखला मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली की ओखला मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसको दिल्ली सरकार की तरफ से 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कोरोना का कोई मामला जो है वो नहीं आया था। प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर इस मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। सैनिटेशन ड्राइव जो है इस पूरी मंडी के अंदर चलाई जा रही है। लगातार व्यापारियों को यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया था कि 2 दिन तक मंडी बंद रहेगी। हालांकि जिस तरीके से साउथ ईस्ट दिल्ली का ये पूरा इलाके के अंदर मंडी आती है और यहाँ पर साउथ और साउथ ईस्ट इलाके के कई एरियाज के अंदर फल और सब्जियों की सप्लाई जो है वो होती है। ऐसे में सीधे तौर पर अगर 2 दिन तक ये मंडी अगर बंद रहेगी तो जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो फलों और सब्जियों की किल्लत हो सकती है। हालांकि प्रशासन की माने तो उनका ये मानना है कि 2 दिन में अगर ये मंडी बंद होती है तो उसका सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सकेगा और दिल्ली में इन इलाकों में जो सब्जी और फलों की बरपाई है वो पूर्ति अगर कहा जाए तो आजादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी से भी की जा सकती है। और ऐसे में इस पूरी मंडी को फिलहाल अब 2 दिन के लिए बंद किया गया है। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर रेड जोन पर ममता सरकार और केंद्र में ठन गई है। दरअसल ममता सरकार ने केंद्र की रेड जोन लिस्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। केंद्र की लिखी चिट्ठी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि गलती से रेड जोन को 10 तक बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल का यह दावा है कि सूबे में सिर्फ 4 जिले ही रेड जोन में आते हैं, लेकिन 10 तक उनकी संख्या बढ़ाने पर केंद्र को आपत्ति अपनी जाहिर की। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कोरोना अपडेट, लॉकडाउन अपडेट, लेकिन अब बात कर लेते हैं हम दुनिया की, जहां पर कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इस बीच तनातनी शुरू हो गई है चीन और अमेरिका के बीच में। लगातार अमेरिका चीन की नीयत पर सवाल उठा रहा था। ये कह रहा था कि चीन ने इस वायरस का इजाद किया है, चीन से ही ये वायरस पैदा हुआ है और वहां की लैब में ही इसे बनाया गया है। लगातार यही सवाल उठाया जा रहा था। और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया तो सबूत होने तक का वो दावा कर रहे हैं। हालांकि चीन ने उनके दावों को खारिज कर दिया है। चीन के शहर वुहान से ही दुनिया में फैला कोरोना। डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं पक्के सबूत। चीन पर डोनाल्ड ट्रंप का फिर बड़ा हमला। कोरोना महामारी में अपने 63,000 से ज्यादा लोगों को गंवा चुके अमेरिका ने चीन के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी है। चीन पर कोरोना की जानकारी छिपाने का आरोप लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि चीन के वुहान की प्रयोगशाला से ही खतरनाक कोरोना वायरस फैला और उनके पास इसके पक्के सबूत हैं। हालांकि उन्होंने सबूत साझा करने से मना कर दिया।
My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप का गुस्सा चीन पर निकला है। इससे पहले ट्रंप चीन पर कोरोना संक्रमण की जानकारी छिपाने का आरोप भी लगा चुके हैं। They were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. चीन पर हमला करते करते ट्रंप इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि चीन उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हरवाना चाहता है। Do you think them withholding information about the virus is related to them trying to undermine your re-election? No, I don't want to cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. क्या वाकई ट्रंप को हराने के लिए चीन ने रची कोरोना वायरस की साजिश? क्या वाकई चीन के वुहान शहर से ही निकला कोरोना वायरस? जरा याद कीजिए, जब वुहान में कोरोना से तबाही मची थी तब चीन ने अमेरिकी सेना पर वायरस पहुंचाने का आरोप लगाया था, लेकिन चीन की थ्योरी बहुत जल्द औंधे मुंह गिर गई। चीन पर आरोप है कि उसने 6 दिनों तक इस बात को छिपाए रखा कि वुहान शहर बुरी तरह कोरोना से संक्रमित है। 20 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को कोरोना के बारे में आगाह किया, लेकिन 14 जनवरी को ही वहां हालात बिगड़ने लगे थे और उन 6 दिनों में 3000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज बन गए। इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों को इसका पता होने के बावजूद उसी दौरान वुहान में कालीशान दावत हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जबकि लूनर न्यू ईयर मनाने के लिए लाखों लोग इधर उधर भी चले गए। सारे संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि चीन कुछ छिपा रहा है। अगर ये सच है तो यकीनन मानव सभ्यता के साथ ये सबसे बड़ा अपराध कहलाएगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर चीन हमेशा से रहस्य बना रहा। वुहान में जब वायरस से हाहाकार मचा तो भी चीन ये छिपाता रहा कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। बिल्कुल मीनाक्षी, और लगातार चीन के इसी रवैये को देखते हुए तमाम जो देश थे, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सबने चीन को ही शक भरी नजर से देखा। चाइनीज न्यू ईयर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाइना से दूसरे देशों में पहुंचे इस चाइनीज न्यू ईयर को बनाने के लिए। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इसके बावजूद हैरानी तो इस बात से है कि अब भी चीन खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि तमाम दूसरे देश आरोप लगा रहे हैं और उसकी चुप्पी शक को और गहरा रहा है। जब दुनिया के बड़े देशों के जीवंत शहर सन्नाटे में डूबे हुए हैं, चीन के वुहान शहर में जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। इस तस्वीर को देखकर भला कौन यकीन कर पाएगा कि दुनिया को दहशत और मातम देने वाले इस शहर में सब कुछ पटरी पर है। गगनचुंबी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर देखिए। रफ्तार और जिंदा दिली का शहर हजारों लाशों के कब्रगाह का शहर बनकर रह गया है। 12,000 से ज्यादा मौत सिर्फ अमेरिका के इस शहर में हो चुकी है। जितना नुकसान न्यूयॉर्क को अलकायदा के 9/11 के आतंकी हमले से नहीं हुआ, उससे कई गुना नुकसान कोरोना नामक अदृश्य दुश्मन कर चुका है। ऐसे में दुनिया के सुपर पावर का तिल मिलाना स्वाभाविक है। There's nothing positive about what happened in China having to do with this subject. Nothing positive at all. अकेला अमेरिका नहीं है जो चीन पर कोरोना का सच छुपाने का आरोप लगा रहा है। दुनिया के कई बड़े देश, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, सभी चीन को कोस रहे हैं। अपने देश में 24,000 लोगों की मौत से आहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सख्त लहजे में कहा है कि चीन कोरोना वायरस का सच छुपा रहा है। ये कहना बेवकूफी होगी कि इससे अच्छी तरह निपटे। ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। ये बात सामने आई है कि चीन ने दुनिया को कोरोना संक्रमण की जानकारी देने में 6 दिन की देरी की, लेकिन ऐसी और भी बातें हैं जो चीन को कटघरे में खड़ा करती हैं। वुहान के मेयर काफी पहले मान चुके हैं कि जनवरी की शुरुआत में वुहान में संक्रमण के करीब 100 मामले थे।
लेकिन 23 जनवरी को शहर के लॉकडाउन होने तक हालात बेकाबू हो गए। चीन ने WHO को इसकी जानकारी 31 दिसंबर को दी थी, लेकिन इस बात को सामने लाने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने इस पर सरकार को आगाह किया तो उनको चुप करा दिया गया। कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस से ही डॉक्टर वेनलियांग की मौत हो गई। व्हाइट हाउस को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया कि चीन की ओर से जारी आंकड़े जानबूझकर कम बताए गए। इस बीच हांगकांग के एक अखबार के हवाले से दावा किया गया कि जब चीन में कोरोना चरम पर पहुंचा तो बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट के एक सीक्रेट रिजॉर्ट में सारे टॉप के नेता रहने चले गए ताकि कोरोना के संक्रमण से खुद को बचा कर रख सकें। जब वुहान से निकलकर कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया को डसने लगा, तब 23 फरवरी को राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था कि चीन बनने के बाद से यह महामारी सबसे तेजी से फैलने वाली, सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली और नियंत्रण करने में सबसे मुश्किल पेश आने वाली है। इसके बावजूद चीन अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में भी काम करता रहेगा। जरा सोचिए, कोरोना महामारी के महासंकट के बीच भी चीन अपने आर्थिक हितों की सोच रहा था, तो क्या उसे यकीन था कि वो कोरोना को जल्द काबू में कर लेगा? अगर उसे यकीन था तो इस यकीन के पीछे क्या वजह थी? आज तक ब्यूरो। और कई सवाल इसी को लेकर के उठ रहे हैं और आपको बता दें कि न सिर्फ चीन घेरे में है बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी अब घेरे में आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि खाएगा हमारा और गाएगा चीन का। बिल्कुल, और WHO पर ये सवाल वायरस की जानकारी छिपाने और चीन के लिए एक माउथपीस की तरह काम करने के आरोप के एवज में लग रहे हैं। अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इतना नाराज है कि उसकी फंडिंग रोक दी है। क्या चीन के हाथों कठपुतली बना विश्व स्वास्थ्य संगठन? क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की गलतियों पर डाला पर्दा? क्या कोरोना संकट में नाकाम रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन? कोरोना महामारी के संकट में अगर चीन अमेरिका के निशाने पर है तो दुनिया के सेहत की खबर रखने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी निशाने पर है। WHO पर ट्रंप ने गुमराह करने का सीधा आरोप लगाया। It's coming in and I'm getting pieces already and we're not happy about it and we are by far the largest contributor to WHO, World Health, and they misled us. I don't know. They must have known more than they knew because they came after what other people knew that weren't even involved. We knew things that they didn't know, and either they didn't know or they didn't tell us, or right now they're literally a pipe organ for China. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका WHO को औसतन 40 से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देता है, जबकि चीन का योगदान सिर्फ 3.8 करोड़ US डॉलर का है। इसके बावजूद WHO चीन के लिए काम करता लगता है। 2 हफ्ते ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोक दी थी। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. ऐसे वक्त में जब दुनिया बड़े संकट से जूझ रही हो, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप यकीनन दुनिया की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो विदेश के बाद एक बार फिर लौटते हैं देश की खबरों पर। बात करेंगे किस तरह से सरकार ने राज्य को जिलों में बांट दिया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, ये अलग अलग जोन्स हैं। इन्हीं जिलों से हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते केस के चलते अहमदाबाद को रेड जोन में रख दिया गया है। दरअसल अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में ही 3000 से ज्यादा केस है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजा पे। ये वॉल सिटी अहमदाबाद है जो पुराने वक्त का अहमदाबाद है।
और ख़ास बात यह है जो अहमदाबाद में वॉल सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आए क्योंकि मध्य जोन है, ये मध्य जोन में करीब 1100-1200 के आसपास केसेस आए हैं जो कि कई शहरों के मुकाबले, कई राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा केसेस है। अगर अकेले अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में ही 3026 केसेस सामने आए, जबकि अहमदाबाद में ही 149 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस काफी स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये जो इलाका है ये रेड जोन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस जो है वो इन इलाकों में अहमदाबाद में सामने आए हैं। वैसे में पुलिस काफी सख्ती से पेश आ रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में अगर लोग बाहर निकलते हैं अपनी जीवन जरूरियात की चीजों के लिए तो उनको अपनी सारी जो प्रूफ है वो भी लेके निकलना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस की पेट्रोलिंग है वो भी लगातार जारी है। एक्सटेंडेड लॉकडाउन की डेडलाइन खत्म होने को है और इसके लिए 3 तारीख के पहले ही केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिसमें अलग अलग राज्यों को और अलग अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिमार्केट किया गया है। जितने नंबर के केसेस है, जितने ज्यादा केसेस उन राज्यों में या उस जिलों में है उसके हिसाब से ये डिमार्केशन किया गया है। मुंबई में चूंकि सबसे ज्यादा केसेस है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है, मुंबई रेड जोन में होगा और मुंबई में सभी जो प्रतिबंध पहले थे वो प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा, सिवाय जो जरूरी सेवाएं हैं जिन्हें सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में परमिशन दी है वही सेवाएं चालू रहेगी, जिसमें चाहे बैंक्स हो, एटीएम्स हो, मेडिकल शॉप्स हो, ग्रोसरी शॉप हो, ये सब खुले रहेंगे। लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस पिछले कुछ दिनों में गए। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 10,000 का आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस और मुंबई इस डिमार्केशन के जरिए सभी मेट्रो जो रेड जोन में रहेंगे, मुंबई भी रेड जोन में रहेगा। मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे जिले पहले से ही सील कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जिले बाधित हैं और इसीलिए आने वाले दिनों में डेडलाइन खत्म होने के बाद भी महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में ये सब प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया लिस्ट जारी किया गया है जिससे ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त 10 ऐसे जोन्स है, जगह है जिन्हें रेड जोन करार दिया गया है जो बहुत ही सेंसिटिव है। पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त 444 कंटेनमेंट जोन्स है और सिर्फ कोलकाता में ही 264 ऐसे जोन्स हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन्स घोषित किया गया है। बहुत ही सेंसिटिव इलाका ये सब जगह है और वहां पे कंप्लीट सील किया गया है। पश्चिम बंगाल में जितने भी केसेस आ रहे हैं इस वक्त 572 टोटल कोविड पॉजिटिव केस है, जिनमें से ज्यादातर केस कोलकाता और उनके आस पड़ोस के इलाकों से आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे कंटेनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।